क्या अरशद नदीम ओलंपिक्स मुकाबलों में आउट ऑफ सिलेबस था? इंडियन मीडिया ने अरशद नदीम के मुतल्लिक क्या गुफ्तगू की है? अरशद नदीम को जीत के बाद किस किस ने इनामी और शाबाशी रकम देने का ऐलान किया? अरशद नदीम के नाम का क्रेडिट लेने को कौन कौन आगे आया है? और लास्ट टाइम एयरपोर्ट पर उनके वालिद के साथ क्या रवैया अपनाया गया था? शकील आजमी का लिखा हुआ है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मान सम्मान बहुत बाद में मिलता है, यहां पहले इस शहर में अपमान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले ये तजारत ना करें, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नजरीन, वो 27 साल का जवान है, 2 बेटों और 1 बेटी का बाप है, जिसे मालूम नहीं शोहरत किस बला का नाम है, जिसे यह भी मालूम नहीं कि बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के नखरे क्या होते हैं, जिसे गांव में रूसी ट्रैक्टर कहकर बुलाया जाता है, जिसे यह भी मालूम ना था कि जीतूंगा तो मुल्क के अंदर कौन कौन बाहें फैलाएगा, कौन कौन एजाजात से नवाजेगा, कौन उसकी जीत का क्रेडिट लेने को तैयार होगा, कौन उसके नाम को घंटों में बेच डालेगा, कौन उससे रिश्तेदारी का दावेदार होने लगेगा। मुल्क का वजीर आजम उसके खेल को देखने बैठा होगा। हां, उसको यह मालूम था कि मेरी हार पर मेरी मां का दिल टूट जाएगा। उसे यह मालूम था मेरी हार पर मेरे अपने भाइयों से किए गए वादे टूट जाएंगे। जिसे नहीं मालूम था कि वो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अहल होगा भी या नहीं। उसे मालूम था तो बस ये कि मेरा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि मेरा मुकाबला मेरी जात से है। वो जिसने जीत के बाद अपने हरीफ और उसके अहले खाना को भी मुबारकबाद दी। अरशद नदीम ने कल ओलंपिक्स के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना के मुल्क कौम का सर तो फखर से बुलंद किया है, लेकिन उसके बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है? मैंने कल के दिन यह भी देखा कि इंडियन मीडिया पे बैठे हुए जो स्पोर्ट्स के तजियाकार थे, उनके दीगर स्टार्स जो थे, वहां पर करोड़ों शायकीन जो देख रहे थे, जिनकी उम्मीदें नीरज चोपड़ा से वाबस्ता थी, जिन्हें यह मालूम था कि जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है वो गोल्ड मेडल लेके आएगा, जिन्हें यह मालूम था कि वो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिखाएगा, जिन्हें यह मालूम था कि वो पाकिस्तानी हरीफ को बहुत आसानी से मात दे देगा, उन्होंने जब पाकिस्तान के अरशद नदीम की परफॉर्मेंस देखी तो उनकी आंखों से आंसू निकले, हिचकियां बंधी हैं। और जिन्हें यह मालूम नहीं पड़ा कि अरशद नदीम ने किस तरीके से ऐसा थ्रो कर दिया कि जिससे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वो एक ऐसा स्टार बन चुका है कि ओलंपिक्स में जब जब जेवलिन थ्रो का मुकाबला होगा, सरे फहरिस्त ओलंपिक्स के रिकॉर्ड्स के अंदर उसका नाम जो है वो कंधा होगा। और लोग इसी परेशानी में थे। इंडियन मीडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसने इम्तिहान की तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी और उसने उसी तैयारी के मुताबिक परफॉर्म किया। लेकिन इंडियन मीडिया यह कहता है कि नीरज चोपड़ा को अरशद नदीम की सूरत में आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल आ गया था, और जब आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाए तो उसकी तैयारी आपने नहीं की होती। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने दुनिया को वर्ताए हैरत के अंदर मुब्तला किया अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन अरशद नदीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन था जो मावराए सिलेबस था और नीरज चोपड़ा की समझ में नहीं आ सकता था। कल उसी का दिन था और इंडियन मीडिया ये बाकायदा तौर पे कहता है कि 1 साल पहले तक जिसे 70,000 वाली जेवलिन थ्रू खरीदने के भी लाले पड़े हुए थे कि मैं किस तरीके से खरीदूंगा, वो कल परफॉर्म कर जाए तो इसमें नीरज चोपड़ा का कसूर नहीं, इसमें अरशद नदीम की महारत थी। अरशद नदीम के ऊपर तब्दीली क्या की गई? उनके जो कोच थे उन्होंने उनकी तकनीक के अंदर तब्दीली लेके आए। वो जो थ्रो इस तरह फेंकी जाती थी, उस थ्रो को ऊपर को फेंकने का गुर सिखाया गया। और जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि लसत मलिंगा की जो थ्रो होती थी वो यानी इस तरीके से फेंकते हैं, तो सारे ही जेवलिन थ्रोअर वो इस तरीके से अपनी जेवलिन को फेंक रहे थे। अरशद नदीम ने उसे ऊपर से फेंका है, जिसके बायस उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो फेंकी है। अब उनके नाम का क्रेडिट लेने के लिए मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं
कि जी हमने इस पर मेहनत की थी। माजी में ऐलानात होते रहे, उसके बारे में क्या ऐलानात हुए वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अरशद नदीम का ताल्लुक जो है वो मियां चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 101 15L से है। उनके वालिद जो हैं वो राज मिस्त्री हैं, जिन्होंने अपने बेटे की हर कदम पे हौसला अफजाई की है। जब सुबह 8 बजे के करीब मियां चन्नू के नवाही गांव में अरशद के घर मीडिया टीम पहुंची, तो उस वक्त अरशद और नीरज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सब लोग बहुत मुतवज्जे से उसको सुन रहे थे। और ये जो टीम उनके घर पहुंची, ये पाकिस्तान के मकामी मीडिया के नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया की पहुंची। अरशद के भाई ने बताया कि वो रात भर से जाग रहे हैं और यहां पूरी रात आतिशबाजी होती रही है और जश्न का समा रहा है। अरशद के घर के बाहर यूं मालूम होता था कि जैसे एक शादी का समा हो, बस दुल्हे का इंतजार किया जा रहा है। टेंट लगाए गए, कुर्सियां लगाई गई, ढोल बाजे वाले भी मौजूद थे, जबकि रिश्तेदार और करीबी गांव से लोग मुबारकबाद देने आ रहे थे। अरशद के जो बड़े भाई थे शाहिद अजीम, उन्होंने कहा ये मेरे भाई का दिन था और खुदा ने उसे नवाजना था, तो खुदा ने उसे नवाजा। उनसे सवाल किया गया कि उनके ख्याल में अरशद का मुकाबला किसके साथ था, तो भाई ने क्या जवाब दिया? उसने कहा अरशद नदीम का मुकाबला अरशद नदीम के साथ था, क्योंकि जितने दीगर खिलाड़ी थे वो सभी अच्छे थे, सभी महारत रखते थे, सभी को अपने काम के अंदर उबूर हासिल था। और मैंने अरशद से यह कहा था कि अगर 90 मीटर से ज्यादा थ्रो करोगे तो मेडल तुम्हारा होगा, और अगर 90 से कम थ्रो करोगे तो मेडल किसी और का होगा। तो वो बताता है उसका भाई कि अरशद से जब बातचीत हुई तो अरशद ने बताया कि 92 से भी ज्यादा थ्रो कर सकता हूं। फिर उसके बाद 92.97 मीटर पे जाके जब नेजा लगा तो उस पर वो कहते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरशद नदीम को इस खेल में आगे जाने के लिए जरूरी वसाइल पे बहस कई सालों से जारी है और अभी तक कोई हौसला अफजा खबर सामने नहीं आई। लेकिन अरशद नदीम ने इस मुकाबले में जाने से पहले इसी साल मार्च के अंदर यह बताया था कि उनके पास एक ही बैनुल अक़वामी मायार की जेवलिन है जो इस वक्त खराब हालत के अंदर मौजूद है, जबकि उनका हरीफ इंडिया का नीरज चोपड़ा, उसकी हुकूमत ने टोक्यो ओलंपिक से लेके अब तक 177 जेवलिन खरीदे थे। आप ये अंदाजा लगाएं, जिसके पास 177 जेवलिन हो और जिसके पास एक हो और वो भी नाकारा हो। इस जेवलिन की कीमत 7 से 8 लाख के करीब है, जिसके लिए कोशिशें की जा रही थी। और वसाइल की कमी के हवाले से अरशद के बड़े भाई शाहिद अजीम ने कहा था कि वसाइल नहीं है, और हमें पता था कि अरशद को वसाइल की नहीं दुआओं की जरूरत थी। ये वो जज्बा था कि जिसकी बिना के ऊपर उसने ओलंपिक्स का 1 सदी से जायद कर रिकॉर्ड तोड़ा। उसका भाई कहता है कि अरशद को हम गांव में रूसी ट्रैक्टर कह के बुलाते हैं, अल्लाह ने उसमें बहुत ताकत रखी हुई है। वो उसकी वजाहत के तौर पे ये बताता है कि बाकी जितने भी ट्रैक्टर होते हैं उन सब की वजन खींचने की एक हद होती है, मगर रूसी ट्रैक्टर की कोई हद नहीं होती। उसके पीछे जितना भी वजन लगा दो वो खींच के ले जाता है। और अरशद ने ओलंपिक्स में रूसी ट्रैक्टर की मिसाल की दोबारा याद दिलाई है कि मैं रूसी ट्रैक्टर हूं, मैंने ऐसा जोर लगाना है और पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स को खींच के लाना है। और अरशद का एक दूसरा भाई है शाहिद नदीम, उसने ये कहा कि हमें ये उम्मीद थी कि उनका भाई गोल्ड मेडल ले लेगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि गोल्ड मेडल के साथ वो एक तारीख भी रकम कराएगा कि जब तक ओलंपिक्स होते रहेंगे, जब तक 92.97 मीटर तक कोई नहीं पहुंचेगा, उसका नाम बचता रहेगा। मुकाबले के बाद दीगर 2 खिलाड़ी इंडिया के नीरज चोपड़ा और तीसरे नंबर पर आने वाले ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स के जो साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अरशद नदीम ने उसमें कहा कि जेवलिन में अब तक के सफर के बारे में बात करूंगा कि नीरज की तरह मैंने गांव से शुरुआत की। पहले मैंने क्रिकेट खेली, मेरी क्रिकेट की गेम बड़ी अच्छी थी और मैं बहुत अच्छा बॉलर था। फिर मुझे क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। फिर उसी तरह मेरी फुटबॉल और कबड्डी की गेम भी बहुत अच्छी रही, बैडमिंटन भी मैंने खेली, लेकिन फिर सब छोड़कर स्कूल लेवल पर एथलेटिक्स शुरू कर दी। और मैं किसी एक गेम में नहीं रहा, मुख्तलिफ खेलों में मैं किस्मत आजमाई करता रहा। इस वक्त उन्हें क्रिकेट में ही आगे जाने का शौक था, लेकिन क्रिकेट में आगे आकर टीम में नाम और जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। फिर वो रास्ता अपनाया कि जिस रास्ते में बहुत कम लोग होते हैं। फिर उनका एक दिन उनके कोच जो थे रशीद अहमद साकी, उन्हें कहा कि कोई एक खेल पकड़ो, और जो एक खेल पकड़ोगे तो तुम्हारी जिस्मानी साख्त अच्छी है, तुम जेवलिन की तरफ आ जाओ। और यूं फिर बाद में एथलेटिक्स का सफर शुरू हुआ। 2016 में गुवाहाटी इंडिया में नीरज के साथ पहला मुकाबला हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग 1 साल से पहले अरशद नदीम को नहीं जानते थे। पहले मुकाबले में उन्होंने 78.33 के साथ पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा था और वहीं से उन्हें शौक हुआ कि अगर मैं मेहनत करूं तो आगे जा सकता हूं। अरशद नदीम के करियर में 2 कोचेस हैं। अभी
उस क्रेडिट लेने वाले बहुत होंगे। दो कोचेस, रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी। रशीद अहमद साकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल एथलेटिक एसोसिएशन के सदर होने के अलावा खुद एथलीट भी रहे। वो अपने इलाके में बासलाहियत एथलीट्स की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में भी पेश रहते हैं। 2021 में रशीद अहमद साकी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को यह बताया था कि अरशद नदीम जब छठी सातवीं जमात का तालिब इल्म था, उन्हें वो उस वक्त से जानते हैं। इस बच्चे को शुरू से ही खेलों का शौक था और उस जमाने में इनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज्यादा हुआ करती थी और वो क्रिकेटर बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। वो अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट थे। अब जो लेके आए क्रिकेट से इधर, अब उसका आप नतीजा देखिए कि इंडियन मीडिया कल ये कह रहा था कि जहां तक अरशद नदीम की थ्रो जाती है उतना तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी नहीं है। रशीद अहमद साकी कहते हैं कि मेरे अरशद की फैमिली से बहुत अच्छे मरासिम है। मुझे एक दिन उनके वालिद मेरे पास आए और अरशद नदीम के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बाप के हवाले है, ये आपके पास मैं अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है वो आपने संभालनी है। पंजाब के मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में मैं हिस्सा लेने के लिए उसे भेजता रहा। अरशद ने पंजाब में जो यूथ फेस्टिवल था और दीगर सूबाई मुकाबले जो थे उसमें कामयाबियां हासिल की थी। यूं तो वो कहते हैं कि अरशद नदीम जो थे वो शॉर्ट पेट और जो है थ्रो करते हैं, डिस्क थ्रो और दूसरे इवेंट उसमें भी हिस्सा लेते रहे, लेकिन मैंने उनके दराज कद को देखकर उन्हें जेवलिन थ्रो के लिए तैयार किया। रशीद अहमद साकी कहते हैं कि मैंने अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भेजा, लेकिन एक ही हफ्ते बाद मैंने वापस बुला लिया और इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी ली। लेकिन एक दिन आर्मी की गाड़ी आई और उसमें मौजूद एक कर्नल साहब मेरा पूछ रहे थे। मैं घबरा गया कि माजरा क्या है, लेकिन जब उन्होंने अरशद नदीम की बात की तो मेरी जान में जान आ गई। कर्नल साहब बोले कि अरशद नदीम को आर्मी को दे दें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। कर्नल साहब ने वजह पूछी तो मैंने उनको बताया कि आप लोग इसकी ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री अंदाज में करेंगे। बहरहाल उसके बाद कहते हैं कि मैंने अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा जहां वो सिलेक्ट हो गए। मैंने ये कहा कि अगर ये वहां चला गया तो हो सकता है कि जीत जाए, लेकिन मैं अपने अंदाज में इसकी ट्रेनिंग करवाना चाहता था। अरशद नदीम शादीशुदा है, 2 बेटे एक बेटी है। रशीद अहमद साकी बताते हैं कि मैं अरशद नदीम को मजाकन ये कहता था कि ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब पूरा हो जाए तो फिर शादी करना, लेकिन आपको पता ही है कि गांव में शादियां जो हैं वो कम उम्री और जल्दी में हो जाया करती हैं, तो इसलिए अरशद की शादी हो गई। 27 साल का वो जवान है और अरशद नदीम का सफ़र जो है वो मियाँ चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ, फिर जो उन्हें इंटरनेशनल मुकाबलों के अंदर ले गया और अब आके अरशद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद उनके जो कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। वो खुद बैन अल-अक़वामी सतह के एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये 2 अफराद थे जिन्होंने अरशद नदीम के ऊपर मेहनत की है। क्रेडिट लेने को कौन कौन आएगा? फेडरेशन आ जाएगी ओलंपिक्स की, वो कहेंगे जी हमें क्रेडिट है। बंदा उनसे पूछे कि 7 लोग आपने भेजे, 6 के ऊपर आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, उनकी कारकर्दगी का जवाब दे कौन है? उस पर कोई नहीं बोलेगा। 24 साल तक जो वहां की परफॉर्मेंस रही है, जो ओलंपिक्स फेडरेशन के अंदर सियासत चलती रही है, जो एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहे हैं, पैसा खाते रहे, उसकी बात कोई नहीं करेगा कि किस हद तक इनकी खेल के ऊपर तवज्जो दिया गया, कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन अब आके परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर कि वो जीत गया, क्रेडिट लेने सारे ही आएंगे। जीत की सूरत में जीत का हर कोई बाप बन जाता है, लेकिन हार की कोई मां नहीं बनती। कि जब अरशद नदीम पिछली बार आया था एयरपोर्ट पे तो उसके वालिद उसका इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहते थे, तो एयरपोर्ट के अमले ने रोक लिया था। उन्होंने तारुफ करवाया मेरा बेटा है, उन्होंने कहा जी नहीं। फिर एक शख्सियत वहां से उठी, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वजह है, उन्होंने बताया तो वो अपने क्या नाम है बिहाफ के ऊपर उन्हें अंदर लेके गए। फिर अरशद नदीम को उस वक्त ही बातें बहुत हुई कि इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने पैसे इनाम के तौर पे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि किस किस ने अपना वादा पूरा किया है, तो उन्होंने कहा जी जिसने वादा पूरा किया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। उसके बाद एक मारूफ जो है पाकिस्तान की शख्सियत कि जो एक क्रिकेट टीम के ऑनर भी हैं, उन्होंने अपना किया गया वादा उस इंटरव्यू के बाद पूरा किया था। और अब आके सिंध हुकूमत 5 करोड़ का ऐलान कर चुकी, पंजाब हुकूमत 10 करोड़ का ऐलान कर चुकी, एक तरफ से फ्लैट का भी ऐलान हो चुका, किसी एक शख्सियत ने 20 लाख का ऐलान कर दिया, गवर्नर साहब ने भी 20 लाख का ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ लोग अब ऐलानात करेंगे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बुनियाद जब बन रही होती है उस वक्त उस पर खर्च क्यों नहीं किया जाता? उस वक्त खर्च करें, फिर क्रेडिट देने को वो शख्स खुद आएगा और कहेगा कि तुम हो मेरा क्रेडिट। वो आपको जताना नहीं पड़ेगा। मेहनत करनी है तो बुनियाद से कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत।
अल्लाह ने